हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त बेटा चल रही होगी। तो बेटा हम लोग पीजीटी मैथ्स के अगले वीडियो में आ गए हैं। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे स्टैटिक्स। तो बेटा पहले स्टैटिक्स पढ़ेंगे फिर डायनामिक्स पढ़ेंगे, है ना बच्चों। देखो ये सारे के सारे वीडियो बेटा अलग प्लेलिस्ट में जा रहे हैं। इस प्लेलिस्ट पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ टाइप करना होगा, लिखना होगा कंप्लीट पीजीटी मैथमेटिक्स सिलेबस बाय एचडी सर या बाय एचडी मैथमेटिक्स, है ना। देखो टीजीटी पीजीटी में दोनों में ही बहुत से कोर्सेज, बहुत सी चीज़ें कॉमन होती है ना। तो उनका फ़ायदा उठाइए। और बहुत से बच्चे अभी, हालांकि मैं इस पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें अपलोड करूँगा, लेकिन अगर आप अलग से पढ़ना चाहें तो बहुत सी चीज़ें मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ। जैसे ग्रुप थ्योरी में अलग से पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिए। लीनियर अलजेब्रा में अलग से पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत जल्दी मैं अलग से स्टार्ट करने वाला हूँ। हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये स्टार्ट हो गई हो, ठीक है। 11-12 का ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस मैंने अलग से अपलोड किया है, क्योंकि पीजीटी टीजीटी में 11-12 बहुत आता है। तो पढ़ने को बेटा बहुत कुछ है मेरे चैनल पर, बस आप सही प्लेलिस्ट खोल करके उसको पढ़ना शुरू करिए। बिल्कुल ज्ञान का सागर है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों स्टैटिक्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। जो भी आपको चाहिए, आपको ग्रुप थ्योरी चाहिए लिख दीजिए, ग्रुप थ्योरी बाय एचडी मैथमेटिक्स आ जाएगा। लीनियर अलजेब्रा चाहिए, उसमें बेसिस एंड डायमेंशन चाहिए, लिख दीजिए बेसिस एंड डायमेंशन बाय एचडी मैथमेटिक्स आ जाएगा। लिख दीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय एचडी मैथमेटिक्स तो आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने कॉमन कैटेगरी पढ़ लिया, उससे पहले मैंने क्वालिटी की क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया था पीजीटी मैथ्स में, है ना। तो ये अलग प्लेलिस्ट है। बाकी अलग अलग टॉपिक भी मेरे बहुत सारे चल रहे हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बहुत सारे। तो उनको पढ़िए और उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, होता क्या है कि हम लोग आ गए हैं स्टैटिक्स में अगले पॉइंट पर। और देखो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पर एक बॉडी पर अगर पैरेलल फोर्सेस लगे हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना। देखो क्या हमारा कॉन्सेप्ट है कि रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। देखो हमें क्या है कि दो पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है जो कि एक बॉडी पर लगे हुए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बॉडी का इक्विलिब्रियम देखना है, दोनों में डिफरेंस समझिए। बॉडी का इक्विलिब्रियम देखना एक अलग चीज़ है और बॉडी पर लगे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना एक अलग चीज़ है। मैंने आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस समझाए, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कब होता है, जब रिजल्टेंट की वैल्यू 0 हो जाए, तब बॉडी में इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। देखो जैसे कि मान लीजिए, अब देखो पैरेलल फोर्सेस में भी, है ना, दो पैरेलल फोर्सेस देखो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो पैरेलल फोर्सेस में भी सबसे पहले हम देखेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेटा देखेंगे कि आखिर लाइक पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट हम कैसे निकालें। देखो जैसे कि मान लो एक बॉडी है और इस बॉडी पर एक फोर्स यहाँ पर P लगा हुआ है और एक फोर्स यहाँ पर Q लगा हुआ है। दो फोर्सेस लगे हैं। लाइक का मतलब दोनों की डायरेक्शन भी सेम है ना, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो देखो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जैसे कि मान लो ये A पॉइंट पर लगा है, ये मान लो B पॉइंट पर लगा है, और मान लो यहाँ पर रिजल्टेंट है R और ये C पॉइंट पर। रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही होगी जो इनकी है। लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू होगी R प्लस P प्लस Q, मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा P प्लस Q होगा। और वो किस पॉइंट पर होगा, जैसे मान लो ये A और B तो फिक्स है, क्योंकि P और Q तो पहले से दिए गए होंगे। जब पहले से दिए गए हैं तो ये मालूम होगा कि भाई वो किस पॉइंट पर लगे हुए हैं। तो A और B की तो पोजीशन फिक्स होगी। अब देखो C की पोजीशन क्या होगी, उसके लिए थ्योरम को याद रखो। थ्योरम देखो क्या कहती है, ये कहती है कि R अपॉन, देखो R अपॉन क्या बचा AB, R अपॉन AB बराबर P बाई, देखो P A से लगा है, अब क्या बचा B और C, तो P बाई BC। और देखो Q कहाँ से लगा है, BC से, क्या बचा AC, तो Q बाई AC, है ना। R अपॉन, देखो R लगा है C पर, तो दो बचे A और B, तो R अपॉन AB, P बाई BC और Q बाई AC। तो इस थ्योरम को हमेशा हम याद रखें। इससे क्या होगा, हमें BC और AC की पोजीशन मिल जाएगी। देखो जैसे अगर हम इन दोनों को लें
तो यहाँ से क्या मिलेगा, P बाई क्यू बराबर BC बाई AC, ऐसा मिलेगा। देखो अब यहाँ पर समझो, जैसे अगर मान लो P Q से बड़ा होगा तो इसका मतलब BC भी AC से बड़ा होगा, समझो। तो BC AC से बड़ा है मतलब BC डिस्टेंस ज्यादा है और AC डिस्टेंस कम है जब P Q से बड़ा है। तो अगर P Q से बड़ा है तो BC डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब C पॉइंट A के करीब हो जाएगा। कब? जब P Q से बड़ा होगा। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है, मतलब ये C पॉइंट A के करीब होगा, मतलब रिजल्टेंट P के करीब हो जाएगा। कब? जब P Q से बड़ा होगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट है उसका लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जिस पॉइंट पर वो लगा हुआ है वो पॉइंट C अपने आप ही P की तरफ चला जाएगा, है ना। जितनी P की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही रिजल्टेंट P की तरफ खिसक जाएगा, ध्यान रखना। मतलब रिजल्टेंट मिड पॉइंट से पास नहीं होगा, जैसे हो सकता है AB का मिड पॉइंट ये है ना, लेकिन रिजल्टेंट P की तरफ शिफ्ट होगा अगर P Q से बड़ा है, और अगर Q P से बड़ा होता तो यही रिजल्टेंट Q की तरफ शिफ्ट हो जाता। ये बात ध्यान रखना, है ना। जैसे जैसे P Q से बड़ा होगा वैसे वैसे BC AC से ज़्यादा होगा, और BC ज़्यादा होने का मतलब C पॉइंट A के करीब हो जाएगा। C पॉइंट A के करीब होने का मतलब जो R का लाइन ऑफ एक्शन है ये P के नज़दीक पहुंच जाएगा, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अगर P Q से बड़ा होगा तो C A के करीब चला जाएगा, और अगर Q P से बड़ा होगा तो C उसके करीब चला जाएगा। हाँ, अगर P Q बराबर होंगे तो ये रिजल्टेंट मिड पॉइंट से जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं P इक्वल टू Q कर दूं तो BC इक्वल टू AC हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे केस में रिजल्टेंट मिड पॉइंट से जाएगा जब P और Q बराबर होंगे, है ना। तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस के रिजल्टेंट को निकालने का तरीका है। देखो ध्यान रखो, जैसे P और Q का ये रिजल्टेंट है। अब अगर हम इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं तो हम रिजल्टेंट के अपोजिट एक फोर्स लगा दें, है ना। जैसे हम समझ गए P और Q का इफेक्टिव फोर्स ये है, मतलब अगर मैं P और Q को हटा दूं तो ये अकेला ही वो काम करेगा जो P और Q मिल करके कर रहे थे। रिजल्टेंट का मतलब यही होता है। तो अगर मैं इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना चाहता हूं तो इसी की अपोजिट फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा R, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, है ना। तो मतलब मान लो यहाँ पर P लगा था और मान लो यहाँ पर Q लगा था। अब अगर ये R ऐसे लग जाए तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, एक्चुअली जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं तो दो दो टाइप के इक्विलिब्रियम देखने पड़ते हैं। देखो, एक तो ये कि भाई अगर दो फोर्स नीचे लटका दिए मैंने तो ये बॉडी नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगी, तो इसको नीचे जाने से रोकने के लिए हमें ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे R लगाया, जिससे बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। अच्छा, अब एक दिक्कत और भी हो सकती है, जब ये दो फोर्स पैरेलल लगे होंगे तो हो सकता है ये बॉडी को घुमाएं, जैसे मान लो P नीचे कर दें और Q ऊपर कर दें, तो अब ये बॉडी को रोटेट भी कर सकते हैं। तो रोटेशन की भी टेंडेंसी को रोकना होगा, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें टॉर्क को जीरो करना होता है बॉडी की रोटेशन की टेंडेंसी को रोकने के लिए। एक तो हुआ कि बॉडी का ट्रांसलेशन का मतलब बॉडी ऐसे ऐसे ना मूव करे, ऐसे मूव करने के रोकने के लिए इसकी ट्रांसलेशन हमने इक्विलिब्रियम देखा, और रोटेशन की टेंडेंसी को रोकने के लिए बॉडी में हमें क्या करना होगा, उसके टॉर्क को जीरो करना होगा। तो हम लोग अभी देखेंगे, परेशान मत होइए, अभी हम लोग सिर्फ रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो इनका रिजल्टेंट है जो R है वो C पॉइंट से नीचे की तरफ होगा, ऐसे, है ना। तो ये उसके लिए थ्योरम है, और C की पोजीशन निकालने के लिए हमें इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। काफ़ी इजी होता है, कोई टेंशन नहीं। लिखो जल्दी बच्चों इसमें, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया इसका पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी जगह प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। देखो बच्चों, अब हमें करना है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। देखो, एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स P लगा हुआ है,
और इस पर एक फोर्स देखो मान लो Q लगा हुआ है, देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक, अब बात को समझना, देखो अब जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में नहीं होगा, इनके बाहर होगा। जैसे पिछले वाले में जो रिजल्टेंट था वो पी क्यू के मतलब बीच में कहीं था, बीच से मतलब एग्जैक्टली मिडिल नहीं, उस लाइन के बीच में कहीं था। अब अगर दोनों फोर्सेस अनलाइक हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो पी क्यू मतलब ए बी के बाहर होगा और जो बड़ा फोर्स है उसके पास होगा। जैसे कि मान लो मैंने मान लिया कि पी क्यू से बड़ा है, मान लिया मैंने पी क्यू से बड़ा है, तो जो रिजल्टेंट होगा देखो वो इधर पी की तरफ होगा और उसकी डायरेक्शन भी पी की तरफ ही होगी, है ना। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पी माइनस क्यू। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस बड़े फोर्स के बाहर होगा और उसकी डायरेक्शन भी उधर ही होगी, इधर बड़ा फोर्स है ना, और उसकी वैल्यू क्या होगी, आर बराबर होगा पी माइनस क्यू, है ना। इस बात को जरा बच्चों यहां पर समझिए ध्यान से। देखो थ्योरम वही रहेगी क्या, जैसे आर है तो आर अपॉन क्या बचा, ए बी, आर बाई ए बी बराबर पी है, तो पी के अलावा क्या बचा बोलो, पी के अलावा बचा बीसी, तो पी बाई बीसी। अब क्यू लगा है बी पर, तो क्यू के अलावा क्या बचा, एसी, देखो ये एसी हो गया। देखो समझो, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो क्या होगा, P बाई क्यू बराबर BC बाई AC होगा, है ना। बोलो अब देखो, जैसे अगर P Q से बड़ा है तो BC क्या होगा, AC से बड़ा होगा। देखो दिख रहा है ऐसा भाई, देखो P Q से बड़ा है तो BC जो है वो AC से ज्यादा है। देखो यहां पर ऐसा है क्योंकि P Q से बड़ा है ना। तो अगर P Q से बड़ा होगा तो जो रिजल्टेंट है वो P की तरफ होगा और P के बाहर होगा, है ना, उनके बीच में कहीं नहीं होगा। अच्छा दूसरा केस मान लो, जैसे कि मान लो अगर Q P से बड़ा होता, अगर Q P से बड़ा होता समझिए तो क्या होता, मान लो इधर A पर लगा हुआ है P और इधर B पर लगा हुआ है Q। अब देखो Q P से बड़ा होता तो रिजल्टेंट इधर होता और उसकी डायरेक्शन Q की तरफ ही होती, तो ऐसे केस में R बराबर क्या हो जाता, Q माइनस P हो जाता। जो रिजल्टेंट है वो Q के बाहर होता और उसकी डायरेक्शन वही होती जो Q की है और R की वैल्यू ये होती और थ्योरम वही रहती क्या, जैसे P ए बी पर है तो P बाई बी सी बराबर क्या होगा, Q बाई ए सी, जो बाकी दोनों बचे, और R अपॉन क्या होगा ए बी, है ना। थ्योरम देखो सब में यही है, चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो। तो इस तरीके से हम दो लाइक फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं या दो अनलाइक का भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब मान लो 3 लाइक हो गए तब सवाल लंबा हो जाएगा। अगर 3 लाइक हुए तो पहले आप 2 को पकड़ो, उनका रिजल्टेंट निकालो, फिर जो उनका रिजल्टेंट आया और जो तीसरा फोर्स है उनका फिर से आप रिजल्टेंट निकालो। तो इस तरीके से 3 लाइक फोर्सेस का भी रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक साथ दो के ही निकलेंगे, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक साथ 20 लाइक फोर्सेस लगे हैं। आप देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकल आएगा आर, भाई 3 फोर्सेस होंगे पी क्यू आर और वो सेम डायरेक्शन में हुए तो रिजल्टेंट की वैल्यू पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगी। लेकिन उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी ये आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए दो को ही लेना पड़ेगा। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब वो किस पॉइंट पर लगा हुआ है, वो पॉइंट या कह दो पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन आप उसका, है ना, नहीं बता सकते जब तक आप इस थ्योरम को नहीं लगाएंगे और दो फोर्सेस को डील नहीं करेंगे तब तक, ठीक है ना। तो लिखो जरा बच्चों ध्यान से, मैं आपको एक दो इसके बढ़िया एग्जाम्पल करा दूं, तब जाके लाइफ में कुछ मजा आएगा। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। उसका पता चले क्या खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी जगह प्यार की मिले, उनको खुदा मिले खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे।
मोहब्बत अब इजारत बन गई है। देखो बच्चों ध्यान दो, मान लो हम क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से अपने पास दिया गया है, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है, एट ए डिस्टेंस, एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, है ना, एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू, which is equivalent to force of 12 Newton acting at a distance of 0.5 meter from one of them. Find magnitude, ठीक है, of forces. देखो ये सवाल है, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। लाइक का मतलब डायरेक्शन सेम है। मान लो यहाँ पर P लगा है और मान लो यहाँ पर Q लगा है। ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 मीटर है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है। अब लैंग्वेज को समझो, है ना, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, देखो विच इज इक्विवेलेंट टू ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। इस बात को समझो, ये जानबूझ के मैंने सवाल आपको दिया, इससे लैंग्वेज को भी समझे। मतलब दोनों के दोनों फोर्सेस जो है वो 12 न्यूटन फोर्स के इक्विवेलेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका रिजल्टेंट 12 न्यूटन है। समझो बात को ध्यान से, जो इनका रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन है और वो क्या है, एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम वन ऑफ देम। वो एक फोर्स से, मान लो एक फोर्स यहाँ पर है, वो उससे 0.5 की डिस्टेंस पर है। ये पूरा 3 मीटर है और ये क्या है बोलो, 0.5 हो गया और यहाँ से वो 0.5 की डिस्टेंस पर है एक फोर्स से, है ना, एक फोर्स से वो 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर है। थोड़ा साफ मिटा दें यार, तुम लोग कहोगे सर ये क्या सर आप भी, मतलब देखो ये ऐसे। तो हमें P और Q के मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब वो फोर्सेस क्या क्या हैं, उनके मैग्नीट्यूड क्या क्या है, ये हमको मतलब बच्चों यहाँ पर देखो चाहिए। तो इजी है काफी। देखो थ्योरम को लगाइए, क्या होगा, P बाई बी सी बराबर Q बाई ए सी बराबर R बाई ए बी। देखो हमें P और Q चाहिए, तो R दिया है 12 न्यूटन, देखो इसको ले लो, तो Q बाई ए सी बराबर R बाई ए बी। तो Q क्या हो गया, ये हो गया R बाई ए बी इंटू ए सी। देखो R की वैल्यू 12 है और AC कितना है, AC है 0.5 और AB कितना है 3, तो 3 हो गया, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, 2 न्यूटन। देखो यहाँ से आंसर आ गया, है ना। तो Q की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 2 न्यूटन हो गई। अच्छा अब इसको ले लो, तो क्या होगा बोलो, P बाई बी सी बराबर R बाई ए बी, ठीक है। तो P कितना हो गया, ये हो गया R इंटू बी सी बाई ए बी और R की वैल्यू क्या है, R है 12 और BC कितना है बोलो, BC है, देखो भाई ये 3 है, ये 0.5 है, तो ये 2.5 बच जाएगा BC, है ना, 2.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.5 और अपॉन AB कितना है 3, तो कितना हो गया, है ना, बोलो ये 2 था, तो देखो ये 10 इसका आंसर आ जाएगा, बोलो तो ये 10 न्यूटन आ जाएगा, यही हमको चाहिए भाई। देखो P है 10 और Q है 2, तभी तो इनका रिजल्टेंट 12 हुआ और वो रिजल्टेंट P के करीब है क्योंकि P फोर्स ज्यादा है। P फोर्स देखो 10 आ रहा है, P की वैल्यू 10 आ रही है और Q की वैल्यू 2 आ रही है, तभी जो रिजल्टेंट है वो P की तरफ देखो यहाँ पर खिसका हुआ है ना। लाइक पैरेलल फोर्सेस थे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है बोलो, सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, कर लेंगे आसानी से हम, कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी, बस हमें बेसिक मालूम होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। लिखो जल्दी बच्चों फटाफट। मोहब्बत अब इजारत बन गई है, इजारत अब मोहब्बत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। कभी था नाम इसका बेवफाई, कभी था
नाम इसका बेवफाई, मगर अब आजकल ये बेहयाई शरीफों की शराफत बन गई है, यार अब मोहब्बत बन गई है। ठीक है बच्चों, विज्ञापन खत्म हुआ और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर शुरू होता है, ये आपके सामने है ना। बीच बीच में विज्ञापन आते हैं, उसमें हम लोग गाने वाने सुनते हैं। जब तक बिठाता हूँ तब तक गाने वाने सुनते रहते हैं। कोई टेंशन मत लेना लाइफ में बेटा, बिना टेंशन के पढ़ना है लाइफ में और आगे जाना है। समझ समझ के पढ़ना है, बिना टेंशन के पढ़ना है। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन अपने पास है। मान लो देखो एक रॉड है, ये ए बी, देखो एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है ए बी, और ये दो पेग पर रखी। पेग जानते हो ना, पेग समझते हो? पेग मतलब खूंटियां, दो खूंटियों पर ये रॉड टंगी हुई है। अदरवाइज मत लेना तुम पेग को मतलब उल्टा सीधा मत समझ लेना यार, कहीं तुम दिमाग बहुत चलाने लगे हो, अब से मैथ्स पढ़ने लगे हो ना तुम लोग, दिमाग बहुत तुम लोगों का तेज हो गया। मैं पेग कहता हूँ कुछ और समझ लेते हो, गलत बात है। इधर ध्यान दो, पेग का मतलब क्या है? खूंटी, ठीक है। तो ए और बी एक रॉड है, ये दो पेग पर टंगी हुई है ना। बीच में एक पी पॉइंट है जिस पर एक वेट डब्ल्यू लटका हुआ है ना। एक वेट डब्ल्यू लटका दिया बीच के एक पी पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, अब देखो कह रहे हैं कि प्रेशर एट बी इज 25 मोर देन प्रेशर एट ए। मतलब बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो ए के प्रेशर का 25 ज्यादा है, और ये दिया गया है जो एपी है वो 3 टाइम पीबी है, ऐसा भी यहां पर दिया गया। ये दो बातें दी गई हैं, तो हमें प्रेशर निकालना है ए पर और बी पर, ठीक है। प्रेशर एट ए और क्या चाहिए बोलो, और चाहिए प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी। ये दो बातें यहां पर हमारा क्या है बोलो, क्वेश्चन मार्क, ये हमें चाहिए। ए पर प्रेशर और बी पर प्रेशर हमको बच्चों यहां पर चाहिए होगा, ठीक है। वेट यहां पर देखो डब्ल्यू दिया गया है ना, तो डब्ल्यू को भी हम निकाल सकते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे इस पर देखो प्रेशर का मतलब टेंशन, देखो जैसे यहां पर मान लीजिए टेंशन आर है मान लीजिए, तो ये टेंशन क्या होगी 25 प्लस आर, चलो टी मान ले टेंशन को, है ना। ये होगी 25 प्लस टी। देखो मतलब जैसे पेग है ना, पेग, तो रॉड पेग पर टंगी हुई है ऐसे करके, है ना। तो क्या हुआ, पेग जो है रॉड पर एक प्रेशर लगाएगी, हालांकि रॉड भी पेग पर प्रेशर लगाएगी नीचे की तरफ। न्यूटन का एक्शन रिएक्शन लॉ जो है, थर्ड लॉ, ये कहता है अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी भी पहली पर फोर्स लगाती है ना। तो हमने पेग का जो रिएक्शन रॉड पर है उसको दिखाया, रॉड का रिएक्शन पेग पर नहीं दिखाया, क्योंकि हमें उन फोर्सेस से मतलब है जो रॉड पर लगे हैं। हमने उन फोर्सेस को दिखाया है जो कि रॉड पर लगे हैं। देखो ध्यान दो, अब ये दोनों पेग जब लगे हैं रॉड पर, तो ऐसे करके, है ना, ये यहाँ पर है, तो रॉड अपनी जगह स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, और वेट कहीं बी से लटका हुआ है। जो वेट है वो AP जो है वो 3 टाइम PV है, तो थोड़ा इसको ज़्यादा बढ़ा लो, इस P पॉइंट को यहाँ कहीं कर लो, क्योंकि AP जो है वो 3 टाइम PV है, ऐसा दिया गया है। तो इसका मतलब देखो अभी जो रॉड है ना ये इक्विलिब्रियम में है। रॉड यहाँ पर कैसी है बोलो, इक्विलिब्रियम में है, समझो बात को ध्यान से। तो देखो अभी भी हम अपना वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, मतलब हम ये ऐसा मान के चलेंगे कि ये दो फोर्सेस हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी तरफ कहीं ऊपर होगा, है ना, और ये वेट जो W है उस रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट है, तभी रॉड बैलेंस हो रही है। क्योंकि जो रॉड है हमारी वो इक्विलिब्रियम में है, रॉड ना ऊपर भाग रही ना नीचे भाग रही, बात समझे ना। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि भाई मान लो ये दो फोर्सेस लगे हैं और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो W की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा, तभी तो आपने W को जब नीचे लगाया तो रॉड बैलेंस हो गई।
क्योंकि मतलब रिजल्टेंट के अपोजिट आप उसी के बराबर का जब फोर्स लगा देंगे तभी रॉड हमारी बैलेंस होगी, है ना, ऐसा मान के चलेंगे हम। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, क्या होगा कि वही थ्योरम लगाइए, क्या देखो W अपॉन ए बी, क्योंकि W इसका रिजल्टेंट है, मतलब जो भी रिजल्टेंट होगा वो W के बराबर होगा और ऊपर की तरफ होगा W अपॉन ए बी, और इक्वल टू क्या होगा देखो T अपॉन पी बी, T अपॉन पी बी, और इक्वल टू क्या होगा 25 प्लस T और अपॉन ए पी। मतलब यहां पर आप ऐसा समझिए कि ये दो पैरेलल फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा, उसी के अपोजिट मैंने W लगाया है, उसी के बराबर और उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट को लगना चाहिए था। ठीक है ना, ऐसे। अच्छा अब देखो क्या हुआ कि यहां से क्या किया, W अपॉन ए बी बराबर T अपॉन पी बी बराबर 25 प्लस T अपॉन ए बी। देखो इन दोनों को लिया जाए तो T अपॉन 25 प्लस T बराबर क्या होगा, पी बी अपॉन ए पी होगा, है ना। देखो यहां से AP कितना दिया है 3PB, तो AP की जगह हम 3PB लिख दें तो 3PB हो गया, PB कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ देखो ये हुआ 3T बराबर 25 प्लस T, तो 2T बराबर 25, तो T कितना हो गया 25/2 न्यूटन। देखो यहाँ पर T आ गया, मतलब T की जो वैल्यू है वो 25/2 आ गई। T मतलब वही टेंशन जो कि पेग पर था, पेग पर जो टेंशन था वो कितना था 25/2 न्यूटन था। ठीक है, और वही हमें चाहिए था। प्रेशर एट ए T आ गया और ये प्रेशर भी आ जाएगा क्योंकि 25 इसमें ऐड कर देंगे। भाई ये प्रेशर 25/2 आ गया और 25 में जब हम T ऐड कर देंगे तो हमारा देखो ये वाला प्रेशर भी आ जाएगा। अच्छा एक काम करें, देखो यहां से हम लोग देखो W को भी निकाल सकते हैं। दो कैसे, जैसे इन दोनों को लें तो W अपॉन ए बी बराबर T अपॉन पी बी। देखो W बराबर क्या होगा ए बी अपॉन पी बी और इंटू T। देखो ए बी क्या हो गया, ए बी हो जाएगा इन दोनों का सम, यानी ए पी प्लस पी बी हो जाएगा। बात समझे ना। देखो ए पी है 3PB, तो 3PB प्लस पीबी क्या हो जाएगा 4PB हो जाएगा, क्या ए बी, क्योंकि ए पी दिया है 3PB, तो हम यहां पर ए बी की वैल्यू रखेंगे 4PB, तो 4 कैंसिल होगा, 4 इंटू टी हो जाएगा, और टी कितना है 25/2 है, तो ये कितना होगा 50, है ना। W की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो देखो एक बात यहां पर जरा और समझिए आप लोग, वो बात देखो यहां पर ये है कि T की वैल्यू आ गई है 25/2, है ना, और ये है 25 प्लस T, ये हमारा W आ गया 15 न्यूटन। ठीक है, देखो एक बात जरा यहां पर और समझो, वो देखो ये कि 25, देखो जैसे कि ये T है और ये 25 प्लस T है, तो W जो है वो उनके रिजल्टेंट के अपोजिट है ना। W क्या है बोलो, रिजल्टेंट के अपोजिट है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि मैं W को ऐसे भी निकाल सकता था अगर मैं इन दोनों टेंशन को ऐड कर दूं, T प्लस 25 प्लस T, तो क्या हो जाएगा बोलो 2T प्लस 25, और 2T की वैल्यू कितनी हो गई 25 प्लस 25, देखो 50, क्यों, क्योंकि जो W है ना वो इन दोनों का रिजल्टेंट ही है। हाँ यहाँ मैंने W की डायरेक्शन नीचे दिखाई है क्योंकि बैलेंस तभी होगा, जैसे कि अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालता तो इन दोनों का सम होता और ऊपर की तरफ होता, तो W की वैल्यू उसी रिजल्टेंट के ही बराबर होगी जो यहाँ पर है। देखो 50 ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है, क्योंकि तभी तो ये बैलेंस में है ना, तभी तो ये बैलेंस में। अच्छा देखो इसका बैलेंस दो तरीके से है, मतलब इसका इक्विलिब्रियम दो तरीके से, दो कैसे, यहाँ पर मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है, मतलब ये रॉड रोटेट भी नहीं कर रही, मतलब हम इसमें मूवमेंट को भी जीरो कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट पर मूवमेंट निकाल कर उसको जीरो कर दें तब भी हमें रिजल्टेंट मिल जाएंगे। तो हालांकि मूवमेंट अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, उस मूवमेंट का मैं यूज़ कर नहीं रहा हूँ,
क्योंकि मूवमेंट का यूज अच्छा तब रहता है जब ज्यादा फोर्सेस लगे हों। अभी क्या होगा, मूवमेंट से क्वेश्चन और टफ हो जाएगा, तभी हमने अभी केवल इसी थ्योरम से क्वेश्चन को किया। इससे काफी इजी होता है निकालना। मूवमेंट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज है, वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, परेशान मत होना, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। लिखो जरा बच्चों उसको ध्यान से पहले। मेरे मितवा मेरे मित्रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, हो मेरे मितवा मेरे मित्र। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, हो इससे पुरानी एक कहानी, तेरी मेरी प्रीत रे। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन देखो इस तरीके से है, P and Q are two like parallel forces। ठीक है, P and Q are two like parallel forces if P is shifted, है ना, by distance x। ठीक है, मान लीजिए कहा जाए कि P is shifted by distance x, find distance shifted by resultant। मतलब रिजल्टेंट कितनी डिस्टेंस शिफ्ट करेगा ये हमको बताना है। जैसे कि मान लो ऐसे करके है, P और Q दो लाइक पैरेलल फोर्सेस थे हमारे, है ना। मान लो ये A पर था, ये B पर था, और इनका रिजल्टेंट कहीं मान लो यहां पर था C पर। बात समझे? ठीक है, P and Q are two like parallel forces if P is shifted by distance x। अगर P को मैं x डिस्टेंस शिफ्ट करा दूं, फाइंड डिस्टेंस शिफ्टेड बाय रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कितनी डिस्टेंस शिफ्ट कर जाएगा। देखो जैसे मान लो मैं P को उठाकर यहां पर ले आऊं A डैश पर। अगले केस में मैं क्या करूंगा, देखो ये A था, अब P को लगा दिया A डैश पर, ठीक है, और Q अपनी जगह पर ही रहा। अब मान लो जो R पहले यहां पर लगा हुआ था, अब मान लो वो C डैश पर आ गया, तो हमें एक्चुअली ये दिया गया है जो A डैश है ये x है, और हमें C डैश फाइंड करना है ना। मतलब C जो था वो शिफ्ट होकर के C डैश पर आ गया, तो हमें C डैश डिस्टेंस फाइंड करना है। A डैश डिस्टेंस क्या है बोलो, x है। बात समझे? देखो ये पहला केस है, इसमें जो रिजल्टेंट होगा वो P प्लस Q होगा। दूसरे केस में भी जो रिजल्टेंट होगा वो P प्लस Q होगा, कोई टेंशन नहीं। देखो ध्यान दो, अब यहां पर क्या होगा बच्चों, जैसे कि इसमें अगर हम थ्योरम को लगाएं तो क्या होगा, P बाई बी सी, ठीक है, P बाई बी सी बराबर Q बाई ए सी बराबर R बाई ए बी। ठीक, अच्छा यहां पर लगाएं देखो थ्योरम को, तो क्या होगा, P बाई बी सी डैश बराबर Q बाई P बाई बी सी डैश बराबर Q बाई ए डैश C डैश बराबर R बाई ए डैश बी। देखो हमें CC डैश चाहिए, तो CC डैश कैसे आएगा, BC में से BC डैश माइनस कर दें। देखो जो CC डैश हमें चाहिए वो क्या होगा, BC माइनस BC डैश। BC यहां से आएगा, इन दोनों को लेकर देखो BC आएगा, इसको लेंगे तो BC क्या होगा, BC हो जाएगा PAB बाई R। ठीक, तो देखो BC की वैल्यू ये लिख दें,
पी ए बी बाई आर, और बी सी डैश, देखो इन दोनों को ले लें, है ना, तो इन दोनों को ले लेंगे तो देखो यहां से बी सी डैश क्या मिल जाएगा, इसको लो तो बी सी डैश क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा पी ए डैश बी बाई आर। देखो P बाई आर कॉमन हो गया तो क्या बचा, ए बी माइनस ए डैश बी। देखो ये क्या है ए बी और ये क्या है ए डैश बी, तो ए बी में से ए डैश बी माइनस करोगे तो यही तो बचेगा ना ए डैश, और ए डैश कितना दिया है x, तो ये क्या हो गया, ये हो गया p इंटू एक्स बाई आर, और r की वैल्यू पुट कर दोगे तो r का सम वैल्यू क्या है p प्लस क्यू, तो ये आ गया। इतनी डिस्टेंस से हमारा जो रिजल्टेंट है वो शिफ्ट कर जाएगा, यही हमको चाहिए था कि आखिर रिजल्टेंट कितनी डिस्टेंस शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, देखो एक बात और ध्यान दो, ये जो रिजल्ट आता है ये वाला, ये आता मोमेंट यानी कि टॉर्क की हेल्प से ही है ना। हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट एक फोर्स लगा देते हैं तो वो इसको बैलेंस करता है और सबका नेट टॉर्क जीरो कर देते हैं, उससे रिजल्ट आ जाता है। अभी मैंने बताया नहीं उसके बारे में, है ना, ये बात ध्यान रखना। अभी हम केवल रिजल्टेंट निकालने की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। टॉर्क वाले सवाल मैं कराऊंगा अभी आगे। अभी इसमें दो फोर्सेस के केस में ये इजी होता है, टॉर्क तब काम आता है जब कई ज्यादा फोर्सेस लगा दिए जाए हमको, ठीक है ना। देखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, मेरे मित्रवा हो मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे हो मेरे मित्रवा मेरे मित्र चांद चकोरी की प्रेम कहानी, चांद चकोरी। देखो मान लो ऐसे क्वेश्चन है, एक ए है एक बी है, इस पर एक फोर्स P लगा हुआ है, और मान लीजिए ये फोर्स P क्या, ये 12 न्यूटन है और ये फोर्स हमारा है 4 न्यूटन, ठीक है। दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 12 मीटर है, ठीक। दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 12 मीटर। हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो काफी इजी है ना। तो बड़ा फोर्स क्या है 12, तो रिजल्टेंट इसके बाहर होगा क्योंकि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, मान लो C है, रिजल्टेंट मान लो R है, तो R की वैल्यू क्या होगी 12 माइनस 4 यानी कि 8 न्यूटन होगी। अब लगाओ थ्योरम, तो क्या हुआ R अपॉन ए बी, ठीक है ना, R अपॉन ए बी बराबर क्या होगा 12 अपॉन बी सी, ठीक है, बराबर क्या होगा बोलो 4 अपॉन ए सी, ठीक है। देखो हमें रिजल्टेंट तो मिल गया, अब उसका पॉइंट ऑफ एक्शन और निकालना है, तो पॉइंट ऑफ एक्शन का मतलब हम AC को निकाल लें। तो जैसे अगर हम इसको ले लें तो क्या होगा R अपॉन ए बी बराबर 4 अपॉन ए सी, तो AC क्या हो गया, ये हो गया 4AB बाई R हो गया। AC क्या हो गया बोलो 4AB बाई R, तो AB की वैल्यू कितनी है 12, है ना, AB कितना है बोलो 12, और R कितना है, R है 8, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। देखो ये AC 6 मीटर हो गया, तो मतलब रिजल्टेंट की डिस्टेंस 12 न्यूटन वाले से 6 है, और इससे क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 मतलब 18, तो किसी से भी आप उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। होगा किधर वो 12 वाले के बाहर होगा, और डायरेक्शन क्या होगी जो 12 वाले फोर्स की है वो, ठीक है बच्चों। तो ये दो पैरेलल फोर्सेस अगर बॉडी पर लगे हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और यहाँ पर कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते पूरे पीजीटी या टीईटी एग्जाम में। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा सिलेबस पूरा पहले पढ़ा हुआ हो।
बहुत बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं सर ये बता दीजिए तैयारी कैसे करें, एक इसका वीडियो बना दीजिए तैयारी कैसे करें। अच्छा, इस टाइप के वीडियो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है ऐसे वीडियो। सर तैयारी कैसे करें, हाउ टू क्रैक, हाउ टू क्वालिफाई। अच्छा, यूट्यूब में ऐसे वीडियो की भरमार भी है, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। भाई मेरा सीधा सा कहना है यार, तैयारी कैसे करें इसका एक ही तरीका है, सिलेबस देखो, पढ़ना शुरू कर दो, और तैयारी कैसे करोगे बताओ। और ये बातें बिल्कुल इस प्रकार के कंपटीशन में लगभग बेकार की होती हैं कि इस सवाल से इतने सवाल आना तय हैं, तो इस टॉपिक से उतने आना तय हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट कम ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, अब तुम खुद दिमाग लगाओ। जो बहुत लंबे लंबे सवाल है वो नहीं आएंगे, छोटे छोटे ही सवाल आएंगे। भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, बड़ी बड़ी थ्योरम आपको नहीं पढ़नी है, थ्योरम के स्टेटमेंट केवल याद रखिए, है ना, उनके लंबे लंबे सवाल मत करिए। जो 15-20 मिनट का सवाल है वो तुम्हें आ भी गया तो एग्जाम में थोड़ी निकाल पाओगे। तो ये सब बातें छोड़ करके सिलेबस देखिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए कि भाई मुझे पढ़ना है। हाउ टू क्रैक और हाउ टू क्वालिफाई ये सब वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करते तो मैं भी बना दूंगा ऐसे वीडियो, हाउ टू क्रैक, ठीक है ना। तो बस सिलेबस को देखो बेटा, पढ़ना शुरू कर दो, यही एग्जाम को क्वालिफाई करने। और सिलेबस यूट्यूब पे भरा पड़ा है, कहीं भी देख लो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही सब सिलेबस है। बस सिलेबस में यही सिंपल सा फंडा है, 11-12 की किताबों में जो भी कुछ है वो तुम्हें सारा पढ़ना है। पहली बात तो ये, कोई भी अपना यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की बुक उठा लो, एनसीईआरटी की, उस किताब में जो जो टॉपिक हैं वो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने, वो तुम छोड़ नहीं सकते। 11-12 की किताबों में जो भी कुछ है वो सब पढ़ना है। एनसीईआरटी किताब उठा लो, जो भी कुछ है वो सब पढ़ना। हाँ, ग्रेजुएशन में थोड़ा सा 3D पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3D बहुत बड़ा है, उसमें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। थोड़ा ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर अलजेब्रा, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन भी ग्रेजुएशन का वो भी पढ़ना है। ये कॉमन कैटेगरी वगैरह मैंने पढ़ा है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स डायनामिक्स आजकल तुम्हें जो है वो अपनी किताबों में नहीं मिलेगा, जो तुम्हारी किताबें हैं एनसीईआरटी की उसमें नहीं मिलेगा, तो ये तुमको पढ़ा रहा हूँ अलग से, टेंशन नहीं पालो। ये असल में फिजिक्स की किताबों में मिलता है, पहले ये मैथ्स भी हुआ करता था, अब नहीं रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमको अलग से पढ़ा रहा हूँ, टेंशन नहीं पालना, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।